सप्तम अब के भया बढ़ो। कल मैं आपको सामंतों के बारे में, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया था। आज ये राष्ट्रकूट शासक जो पहले चालुक्यों के सामंत थे, बाद में 753 ईस्वी में उसने दंती दुर्ग के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। वह स्वयं को दक्कन का राजा घोषित कर दिए। उसके बाद महाराष्ट्र के सोलापुर के निकट मालखेड़ को कहता है कि मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाई। दंती दुर्ग के मृत्यु के बाद में उसका पुत्र कृष्ण प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। उसने राष्ट्र के सब राज्यों को काफी शक्तिशाली बनाया। एलोरा के कैलाश मंदिर उसी का बनवाया हुआ है। उसके बाद में धूर्व, अमोघ घोष और कृष्ण तृतीय के नाम से 3 राष्ट्रकूट राजा हुए। उसी समय उसने शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय और जैन समुदाय का भी इन्होंने रक्षा किया। धर्म के को बड़े आदर की दृष्टि से ये लोग देखते थे। उसने मुस्लिम व्यापारियों को मस्जिद बनवाने और भारत में बसने की भी ये राष्ट्रकूट राजाओं ने अनुमति दी थी। उसके बाद में बंगाल में बिहार के पाल शासक, बंगाल और बिहार में पाल शासक जिसने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। इस राजवंश को स्थापना गोपाल द्वारा की गई। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल था। उसके बाद में उसका पुत्र देवपाल बना और जो उसने असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित किया। पाल शासकों के सेना राजवंश के द्वारा हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में पश्चिम पूरा बंगाल बिहार में सेन राजवंश की स्थापना हो गई। 1204 में बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय घोषणा की योजना बनाई। उन दिनों बंगाल का शासक जो है लक्ष्मण सेन था। उसने बिना किसी विरोध के लक्ष्मण सेन की राजधानी पर कब्जा कर लिया और बाद में उसने गौर के निकट लखनौटी को अपना सत्ता केंद्र बनाया। लक्ष्मण सेन भागकर पूर्वी बंगाल में गया जहां वहां कुछ समय तक शासन करता रहा। धर्म, कला और साहित्य संरक्षक ये पाल वंश के लोग थे। इसके शासन काल में तिब्बत, नेपाल, भूटान और बर्मा में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। पाल शासकों ने बहुत से बिहार कहते हैं मठ का निर्माण कराया। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। देवपाल ने गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। देवपाल जो पाल वंश का ही था। इसके पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत घनिष्ठ थे। उसके बाद में है गुर्जर और प्रतिहार शासक। ये शासक का पहला शासक जो है गुर्जर का नागभट्ट था, जिसने 738 ईस्वी में अरबों को हराकर राजवंश की स्थापना की थी। इस राजा भोज इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसका शासन पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ तक फैला हुआ था। उसकी राजधानी कनौज थी। उसके पुत्र का नाम महेंद्रपाल था, जिसने प्रतिहार साम्राज्य में उत्तरी बिहार के क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया था। महेंद्रपाल के उत्तराधिकारी दुर्बल हो गए। मोहम्मद गजनी ने 1019 ईस्वी में कनौज पर आक्रमण किए बिना उसके शहर को अपने कब्जे में ले लिया। प्रतिहार साम्राज्य के नष्ट होने के बाद प्रतिहारों का स्थान 4 प्रमुख राजवंशों ने लिया था। उसमें अजमेर के चौहान, बुंदेलखंड के चुंदेल, गुजरात के सोलंकी और मालवा के परमार थे। कला और विद्या के ये लोग संरक्षक थे। राजा भोज बहुत दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसकी आज अच्छाई और बुराइयों का पता आज भी अनेक कथाओं में राजा भोज की कहानी होती है, आप लोग सुनते होंगे। प्रतिहार शासकों ने कनौज में सुंदर महल और मंदिर बनवाया। उसने बगदाद में भी लोगों का दूत को भेजा। संपर्क में भारतीय दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष और गणित का पश्चिम एशिया में प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद में चहमान अथवा चौहान वंश है। इसके संस्थापक अनेक इसकी शाखाएं थी। ये जो है
चौहान मूलतः प्रतिहारों, परमारों और चालुक्यों के जागीरदार मतलब कि सामंत हुआ करते थे। और जिसकी इनमें पृथ्वीराज इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसको राय पिथौरा के भी नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। चंद्रभान राय ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में उसके सैनिक पराक्रम की वर्णन किया है। वह अजमेर में दिल्ली तक फैले एक विशाल प्रदेश का शासक था, लेकिन 1791 ईस्वी में बठिंडा के निकट तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को उसने हरा दिया। लेकिन वह मोहम्मद गौरी अगले साल 1192 में उसने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को से हार गया। और वह जो है कहा जाता है ये पृथ्वीराज चौहान को हराने में उसके बहनोई का घर फूटे तो गंवार लूटे वाली कहावत यथार्थ होती है। इसके बहनोई जयचंद्र का हाथ है, इसने मोहम्मद गौरी का साथ कर इसका वध करवा दिया। इस प्रकार भारत में जो है मुस्लिमों का आगमन हो गया। राजपूत प्रशासन के राजपूत क्षेत्र के शासन प्रचलित है। राजा का पद पैतृकाली वंशानुगत होता था। अनेक राजपूत राजाओं ने ऊंची ऊंची उपाधियां भी धारण की थी, जैसे महाराज धीराज की या त्रिभुवन चक्रवर्ती। वास्तव में प्रथम राजा अपने जागीरदार और सामंतों पर निर्भर था, जो अपने पास सेना रखते थे। युद्ध की स्थिति में राजा को सैनिक भेजा करते थे। उसे कुछ नियमों और परंपराओं के अनुसार शासन चलाना पड़ता था। विद्वान ब्राह्मण तथा किसान और व्यापारी के संग राजा को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देते थे। इस प्रकार ये चाहमान मन राजपूत शासकों का उदय हुआ था। बस अगले रोज आप लोग गृह कार्य में राष्ट्रकूट, पाल शासक, गुर्जर तथा चौहान वंश पर टिप्पणी लिखे। आज इतना है।